हेलो फ्रेंड, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम बायोलॉजी का न्यूट्रिशंस पढ़ने वाले हैं जो कि टीजीटी एग्ज़ाम के लिए या जो भी आप टीचर एग्ज़ाम या जो भी साइंस से रिलेटेड आप एग्ज़ाम देते हैं उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक न्यूट्रिशंस को पढ़ने वाले हैं जो कि सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो ये जो है हमारा फर्स्ट सेशन है EMRS का। स्पेशली ये EMRS टीजीटी के लिए है ना, साइंस का। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आज की हमारी पहली टॉपिक है न्यूट्रिशंस, है ना। अब न्यूट्रिशन यानी पोषण हमें किससे मिलता है और न्यूट्रिशन क्या है। तो हमें जो न्यूट्रिशंस है वो फूड से मिलता है। फूड हमको एनर्जी देता है जिससे बॉडी वर्क करता है। तो फूड हम कैसे लेते हैं? फूड जो है हम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में लेते हैं। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में हम फूड को लेते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपने लंच में क्या किया, तो आप बोलेंगे कि मैंने एग खाया, मैंने रोटी लिया, मैंने वेजिटेबल्स लिया, मिल्क है, जूस है। तो इनको हम फूड कहेंगे। और ये जो फूड होते हैं ये किस में होते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में होते हैं। एग, रोटी, वेजिटेबल्स और जो दाल होता है, मिल्क होता है, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जटिल खाद्य पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? जटिल खाद्य पदार्थ, है ना। तो अब पोषण को ग्रहण करने के लिए जो फूड में शामिल होती है उसे ग्रहण करने के लिए हमें एक सिस्टम की ज़रूरत होती है, जिसे क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम को हम और क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। तो पाचन तंत्र क्या करता है? भोजन को छोटे टुकड़ों में करते हैं ना। जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उसे तोड़ता है। और तोड़ने मतलब जो जटिल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस मतलब क्या हो रहा है? जटिल खाद्य पदार्थ हो रहे हैं ना। तो जटिल खाद्य पदार्थों को क्या करते हैं? छोटे खंडों में तोड़ते हैं। कौन तोड़ता है? डाइजेस्टिव सिस्टम प्रोसेस करता है उसका। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सरल अवशोषित होने वाले अणुओं पे या पदार्थों में तोड़ता है ना। मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो रहता है जो फूड का, उसको तो हम ऐसे ही इंटेक नहीं कर सकते ना। उसको सरल अणुओं में तोड़ेंगे, सरल अब्जॉर्ब फॉर्म में तोड़ेंगे, हम ऑब्जॉर्बेबल फॉर्म में तोड़ेंगे। उसके बाद ही हमारा जो शरीर है उनको अब्जॉर्व करेगा। सरल अवशोषित होने वाले मतलब जटिल खाद्य पदार्थों को सरल अवशोषित होने वाले पदार्थों में तोड़ा जाता है। कौन तोड़ता है उसे? डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के क्या कार्य हैं? तो डाइजेस्टिव सिस्टम के देखने से पहले आप ये देख लीजिए, है ना। ओरल कैविटी, मुख से होता हुआ, उसोफेगस से होता हुआ स्टमक में आता है, उसके बाद भोजन पचता है। तो हम अभी थोड़ा सा न्यूट्रिशंस का डेफिनेशन देख लेते हैं। तो वह क्रिया मतलब न्यूट्रिशंस वह प्रक्रम है, वह क्रिया है जिसके द्वारा भोजन के रूप में ऊर्जादायक एवं शरीर निर्माता पदार्थों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करता है ना। वो न्यूट्रिशन है। और पाचन की क्रिया क्या है? जो जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना, है ना। मतलब जटिल खाद्य पदार्थों को सरल खाद्य पदार्थों में तोड़ना, ये क्या है? पाचन तंत्र का कार्य है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं पोषण की क्रिया, है ना। प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशंस क्या है? हम देखेंगे पोषण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, है ना। पाचन तंत्र के क्या कार्य है? फंक्शन है ये पाचन तंत्र का। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला फंक्शन क्या है? इंजेशन। इंजेशन को क्या कहते हैं? अंतर्ग्रहण। तो भोजन को सबसे पहले अंतर्ग्रहण मतलब यह प्रक्रिया है जिसमें भोजन को अंदर किया जाता है ना। जीवों में यथानुसार उपस्थित अंग जैसे हाथ, मुंह, दांत, जिह्वा, कोशिका मुंह के द्वारा जो है आदि की मदद से भोजन को अंतर्ग्रहण या अंदर किया जाता है ना। और नेक्स्ट क्या है? डाइजेशन, जिसे हम क्या कहते हैं? पाचन, ठीक है। जिसमें भोज्य पदार्थों का जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल उपयोगी पदार्थ में बदलने की क्रिया है। मैंने आपको बताया ही था अभी। तो अब्जॉर्प्शन क्या होता है? अवशोषण। पाचन की प्रक्रिया के फलस्वरूप निर्मित, है ना। मतलब जो पाचन होता है उसकी प्रक्रिया के फलस्वरूप निर्मित सरल घुलनशील उपयोगी पदार्थों को आहार नाल की दीवारों की कोशिका अवशोषित करती है। जो भी कोशिकाएं रहती हैं, जो 9 लाख लगभग कोशिकाएं रहती है, वो क्या करती है? अवशोषित कर लेती है। किसको कर लेती है? जो भी उपयोगी पदार्थ रहते हैं उनको अवशोषित कर लेती है
और रक्त में पहुंचाती है। कहाँ पे? रक्त पे पहुंचाती है, ठीक है। तो यह क्रिया क्या कहलाएगी? अवशोषण कहलाती है। इसी के कारण क्या होता है? रक्त परिसंचरण तंत्र की सहायता से पचित पदार्थ को संपूर्ण शरीर में फिर क्या करेगी? वो भेजेगी। क्या करेगी? संपूर्ण शरीर में भेजती है ना। फोर्थ क्या है? एसिमिलेशन, स्वांगीकरण, है ना। क्या है? एसिमिलेशन, जब भोजन को पहुंचाया जाता है। एसिमिलेशन, स्वांगीकरण, है ना। हिंदी में क्या कहते हैं? स्वांगीकरण कहते हैं। तो स्वांगीकरण में क्या होता है? अवशोषण के फलस्वरूप भोजन के पोषक तत्व युक्त अवयवों को जीव द्रव्य के घटक जैसे प्रोटीन, वसा तथा अन्य आवश्यक पदार्थों में संश्लेषण द्वारा बदले जाने की क्रिया, है ना। मतलब प्रोटीन, वसा या अन्य, मतलब क्या होता है? जो भोजन रक्त में आता है उसे ही प्रोटीन, वसा और अन्य आवश्यक पदार्थ में बदलते हैं, है ना। अवशोषण होता है। तो भोजन तो अवशोष कर लिया, लेकिन अब उसके पोषक तत्वों के युक्त अवयव को जीव द्रव्य के घटक जैसे प्रोटीन, वसा तथा अन्य आवश्यक पदार्थों में संश्लेषण द्वारा बदलने जाने की प्रक्रिया ही कहलाती है ना। अब क्या है? बहिष्करण। बहिष्करण को इजेशन कहते हैं। अब अंततः क्या होता है? जो ठोस अवशेष बच जाता है, जिनका शरीर में कोई कार्य नहीं होता, उसको क्या कहते हैं? बहिष्करण कहते हैं। उसको क्या करना पड़ता है? निष्कासित करना पड़ता है, जिसे निष्कासन भी कहते हैं। तो पाचन तंत्र ये क्रिया को कराता है। पाचन की प्रक्रिया के पश्चात क्या है? बच जाने वाले अनपचे या फिर हानिकारक पदार्थ जो जिसका कोई उपयोग ही नहीं है, उसको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया ही बहिष्करण या इजेशन कहलाती है। निकलने वाले अनपचे पदार्थों को अपशिष्ट कहते हैं। उपयुक्त चरणों के कारण ही पाचन की प्रक्रिया क्या होती है? संपन्न होती है। तो इन्हीं क्या होता है? 5 चरण होता है। सबसे पहले क्या होता है? अंतर्ग्रहण होता है ना। उसके बाद पाचन होता है, फिर अवशोषण किया जाता है, फिर स्वांगीकरण होता है, फिर निष्कासन होता है। पहले भोजन को लिया जाएगा, फिर उसका पाचन होगा, उसका अवशोषण होगा, एसिमिलेशन करेंगे, फिर क्या करेंगे? निष्कासन करेंगे। अब डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे वर्क करता है अभी ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। एलिमेंट्री कैनाल जो है वो क्या है? पाथ ऑफ डाइजेशन है, पाचन का एक रास्ता है। क्या है? एलिमेंट्री कैनाल यह एक पाचन का रास्ता है। अगर ये रास्ता है तो इसका एक लेंथ होगा, तो इसका लेंथ कितना होगा? 9 मीटर, और फिट में कितना होगा? 9 मीटर 30 से 32 फीट होगा, या उससे ज़्यादा भी नाप सकते हैं इसके लेंथ को। और पाचन ग्रंथियाँ जो होती है, जो पाचन ग्रंथियाँ क्या होती है? वो सपोर्ट करती है डाइजेशन में, है ना। तो डाइजेशन में सपोर्ट करती है, मतलब क्या करती है? वो पाचन में सहयोग करती है। एलिमेंट्री कैनाल है वो कैसे कार्य करती है ये हम देखते हैं। तो आइए इसे हम डायग्राम की मदद से समझते हैं। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल का क्या होता है? सबसे पहले माउथ होगा, फिर बकल कैविटी होगा, फिर उसोफेगस से आएगा, फिर स्टमक आएगा, फिर स्टमक के बाद कहाँ से आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा, है ना। और फिर लार्ज इंटेस्टाइन के बाद कहाँ से? साइनस, मतलब गुदा से जुड़ेगी, है ना, और वहाँ से समाप्त हो जाएगा। ये सारा जो है वो एलिमेंट्री कैनाल पे आएगा। एलिमेंट्री कैनाल पे क्या आएगा? एक बार नोट डाउन कर लीजिए। माउथ आएगा, बकल कैविटी आएगी, उसोफेगस आएगा, स्टमक आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस आएगा, है ना। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन कौन से हैं? एक है सलाइवरी ग्लैंड, है ना। सलाइवरी ग्लैंड जो है देख सकते हैं आप, माउथ के जो पीछे वाला जो पार्ट है वो सलाइवरी ग्लैंड है। फिर उसके बाद क्या आएगा? गैस्ट्रिक ग्लैंड आएगा। क्या आएगा? गैस्ट्रिक ग्लैंड आएगा। क्या आएगा? गैस्ट्रिक ग्लैंड। फिर क्या आ गया? लीवर आ गया, है ना। देख लीजिए लीवर कहाँ पे है आपके, है ना। लीवर आ गया। उसके लीवर क्या है? लीवर के अंदर ही एक छोटा सा आ रहा है गैल ब्लैडर, है ना। क्या आ रहा है? गैल ब्लैडर, है ना। फिर उसके बाद क्या आ रहा है? पेंक्रियाज आ रहा है यहाँ पे, पेंक्रियाज। उसके बाद क्या आ जा रहा है? इंटेस्टाइनल ग्लैंड, है ना। अब इसे क्या कहते हैं? आंत की ग्रंथियाँ। इंटेस्टाइनल ग्लैंड को हिंदी में क्या कहते हैं? आंत की ग्रंथियाँ। ये जो सारा कुछ है ना। और पेंक्रियास को क्या कहा जाता है? अग्नाशय कहा जाता है। गॉल ब्लैडर को क्या कहते हैं? पित्ताशय कहते हैं। लीवर को क्या कहते हैं? यकृत कहते हैं, है। गैस्ट्रिक ग्लैंड को जठर ग्रंथियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड को जठर ग्रंथियाँ। और सलाइवरी ग्लैंड को लार ग्रंथियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं?
लार ग्रंथियाँ कहते हैं। तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ पे, कोई परेशानी पाचन तंत्र को समझने में? अगर है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो रही हो तो पेट कहाँ होता है? देखिए आप, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे माउथ आता है ना, ओरल कैविटी, सैलिवरी ग्लैंड, उसोफेगस, है ना, से होता हुआ क्या आता है? स्टमक आता है। स्टमक कहाँ पे होता है? बाएं तरफ होता है। कहाँ पे होता है? बाएं तरफ। दाएं तरफ क्या होता है? लीवर होता है ना, इसलिए हमेशा कहा जाता है कि बाएं तरफ लेटो, क्योंकि दाएं तरफ क्या होता है? लीवर होता है। बाएं तरफ लेटने से जो भोजन रहता है वो सही जगह पे रहता है, लेकिन हम यदि बाएं लीवर के साइड लेट जाते हैं ना, तो पूरा जो प्रेशर होता है वो लीवर के पास चले जाता है ना। तो अब देखते हैं जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर है। लीवर को देख लीजिए आप कितनी बड़ी है। लीवर से क्या जुड़ी है? पित्ताशय। क्या जुड़ी है ना? गॉल ब्लैडर जुड़ा हुआ है। पित्ताशय से गॉल ब्लैडर जुड़ा हुआ है ना। अब आप लीवर से देख लीजिए, एक नलिका निकल रही है ना, एक डक्ट निकलता है, कॉमन बाइल डक्ट बना रहे हैं जो कि एक निकल रहे हैं ना। क्या क्या निकल रहा है? डिओडिनम निकल रहा है और कॉमन बाइल डक्ट का ये निर्माण कर रहा है पैंक्रियाज डक्ट, है ना। अब एक बार इसे बहुत अच्छे से देख लेते हैं कैसे कैसे क्या जब है और क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहले क्या आ रहा है यहाँ पे? मुख, है ना। मुख को क्या कहते हैं? माउथ कहते हैं। उसके बाद आता है मुख गुहिका, है ना। यहाँ पे जो दिख रहा है जो सबसे पहले, उसे क्या कहते हैं? मुख गुहिका कहते हैं, है ना, मुख गुहिका, ठीक है। और फिर क्या आ रहा है? ऊसोफेगस। ऊसोफेगस को क्या कहते हैं? ग्रस नली, है ना। क्या बोलते हैं? ग्रस नली। फिर क्या आ रहा है? अमाशय, स्टमक, है ना। फिर लीवर, यकृत, है ना। फिर क्या आ रहा है? गैल ब्लैडर, जिसे क्या बोलते हैं? पित्ताशय, है ना। अब क्या है? अग्नाशय है। अब कोलोन देख लीजिए, यहाँ पे कोलोन आ रहा है, अपेंडिक्स आ रहा है, रेक्टम, एनस, है ना। अब देख लेते हैं इसे हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो मुख को माउथ कहते हैं। फिर उसके बाद मुख गुहिका आता है जिसे बक्कल कैविटी कहते हैं। ग्रास नली को क्या कहते हैं? ऊसोफेगस कहते हैं। अमाशय को क्या कहते हैं? ऊसोफेगस कहते हैं। यकृत को लीवर कहते हैं। पित्ताशय को गॉल ब्लैडर कहते हैं। अग्नाशय को क्या कहते हैं? पैंक्रियास। क्या कहते हैं? पैंक्रियास, है ना। और अपेंडिक्स है ना, क्रीमी रूपी, इससे मेरे को ठीक से नाम याद नहीं आ रहा है, बट क्रीमी रूपी परिकोशिका ही कहते हैं अपेंडिक्स को, क्रीमी रूपी परिकोशिका। अब स्मॉल इंटेस्टाइन्स के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं ना, कोलन से, है ना। अब देख लीजिए, है ना, यहाँ पे सीकम हो गया, है ना। कोलोन के जो होते हैं, कोलोन के भी अलग अलग पार्ट होते हैं। एक क्या है? असेंडिंग कोलन होते हैं, जो देख लीजिए नीचे से ऊपर की तरफ यहाँ पे एरो बना हुआ है ना, उसे असेंडिंग कोलन बोलते हैं। जो लेफ़्ट टू राइट जा रहा है ना, जो लेफ़्ट टू राइट, उसे ट्रांसवर्स कोलोन कहते हैं। क्या कहते हैं? और जो ऊपर से नीचे आ रहा है उसे डिसेंडिंग कोलोन कहते हैं। अब देख लीजिए एक बार और अच्छे से बुक में, या फिर आप कहीं से भी इसका डायग्राम देख लीजिएगा। और मलाशय आता है फिर अंत में, जिसे क्या कहते हैं? रेक्टम। क्या कहते हैं? और एनस को गुदा कहते हैं, है ना। रेक्टम मलाशय को और एनस को गुदा कहते हैं, है ना। और एनल कनाल भी होता है यहाँ पे, एक गुदा नाल, है ना, जिसे एनल कनाल भी बोलते हैं। यहाँ पे मैंने पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है क्लियर कर दिया है। एक बार फिर से मैं थोड़ा सा रिपीट करती हूँ। तो छोटी आंत के क्या होता है? तीन पार्ट होता है ना। छोटी आंत का कितना पार्ट होता है? 3 पार्ट होता है। डुओडिनम, जिसे क्या क्या कहते हैं? ग्रहणी। एक जजुनम होता है और एक इलियम होता है ना। और लार्ज इंटेस्टाइन का भी क्या होता है? 3 पार्ट होता है। पहला पार्ट क्या होता है? सीकम, है ना। सीकम को क्या कहते हैं? उंडक, है ना। और फिर क्या क्या होता है? कोलोन होता है। उसके बाद क्या होता है? रेक्टम, है ना। लार्ज इंटेस्टाइन कितना होता है? 1.5 मीटर का होता है। और स्मॉल कितना होता है? 3 लार्ज इंटेस्टाइन कितना होता है? 1.5 मीटर। बताइए, ऑल क्लियर है ना? अगर नहीं है तो मैं दोबारा इस टॉपिक को रिपीट भी कर दूंगी, या फिर आप मेरे वीडियो को रिपीट देख लीजिए, आपको टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा अब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? यहीं पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के
ये में होता है ना। अब ये क्या है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा हमने कंप्लीट कर दिया है। अब पाचन क्रिया में फूड का अवशोषण कैसे होता है ये हम देख लेते हैं बहुत डिटेल से। क्या डाइजेस्टिव सिस्टम सिर्फ तोड़ती है? नहीं, ये क्या करती है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म करती है ना। क्या करती है, कैटाबॉलिज्म ब्रेक डाउन करती है, और एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म का मतलब क्या करता है, मिक्स ऑफ फूड करता है ना, तोड़ती है और मिलाती है, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होते हैं। न्यूट्रिएंट्स को क्या कहते हैं, पोषक तत्व, है ना। तो अब क्या क्या पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, है ना। इसके अलावा और क्या क्या प्राप्त होता है, विटामिन्स प्राप्त होता है, मिनरल्स, खनिज, है ना। क्या क्या प्राप्त होता है, न्यूट्रिशंस में प्रोटीन, फैट, कार्ब्स, अमीनो अम्ल प्राप्त होता है, न्यूक्लिक एसिड प्राप्त होता है ना। अब क्या है, फैट, कार्ब्स और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है, ये क्या होता है, ये हमें क्या, ये हमको क्या देता है, एनर्जी देते हैं। लेकिन विटामिन्स जो है, विटामिन्स हो गया, मिनरल हो गया, अमीनो एसिड्स हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, ये हमें क्या, इनसे हमें ऊर्जा नहीं मिलती। लेकिन ये क्या करते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्ट द बॉडी, किससे करते हैं, प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम हार्मफुल डिसीज और डिसऑर्डर से हमें बचाता है। कौन बचाता है, वाइटामिन्स, मिनरल्स, अमीनो एसिड बचाता है ना। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स हमें क्या देता है, सिर्फ और सिर्फ हमें एनर्जी देता है ना। लेकिन जो है डिसीज़ से कौन बचाता है, और विटामिन्स कौन देता है, ये जो है विटामिन्स, अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, ये सब, है ना। वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। यदि वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट ज़रूर करना। लगभग आज हम लोगों ने सारा पाचन तंत्र और जो प्रोसेस है पाचन तंत्र का उसको समझ लिया है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करना, क्योंकि वीडियो बनाने पे बहुत मेहनत लगती है और करने में बहुत कम। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।